बेटा और कोई बताएगा स्कीम का मीनिंग क्या होता है? मैम आप छोड़ोगे ना इस यूनिट में इस चैप्टर को? नहीं। मुझे लगा ये स्कीम का मतलब बताने आई है। मैम स्कीम मतलब तो योजना ही होती है ना, जो सरकार हाँ, लोगों के योजना। लिए लागू करती है। हाँ बिल्कुल। मैम सर स्कीम तो कोई भी बना सकता है ना, सरकार या फिर कोई भी कंपनी वगैरह भी निकालते हैं स्कीम तो। हाँ जी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सरकार ने जो भी योजना बनाई है वो योजना, अब वो हमने नॉर्मल तो बात करनी नहीं है, हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो जो योजना आपकी जीएसटी काउंसिल ने बनाई है स्मॉल सप्लायर्स के लिए, छोटे बिजनेसमैन्स के लिए, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। जैसे अभी तक आपने लेवी और कलेक्शन किया है, तो लेवी और कलेक्शन में हमने किया कि जैसे ही कोई इवेंट हो जाता है, हमने का टैक्सेबल इवेंट हो गया, उसके ऊपर टैक्स लगा देना है। कलेक्शन का टाइम हमने मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे रखा था। अब अगर मैं बात करूं कंपोजिशन की, तो सारे बिजनेसमैन इतनी सेल्स नहीं करते कि उन सबके ऊपर समान रूप से टैक्स लगाया जाए। कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका टर्नओवर बहुत कम है, तो ऐसे कम टर्नओवर के लिए आपने कुछ रिलैक्स्ड टैक्स रेट्स बनाए हैं जो कि उनके ऊपर अप्लाई होंगे। उसी को हमने नाम रखा है कंपोजिशन स्कीम। इसको हिंदी में भी कंपोजिशन ही बोलते हैं। योजना आपको पता ही है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा, अभी सिर्फ सुन लो, बुक के अकॉर्डिंग मत करना। आप कहोगे बहुत ईजी है। आपने दो चीज़ों की बात की हुई है जीएसटी में, गुड्स और सर्विसेज। पहले हम बात करते हैं सर्विस की। सर्विसेज जिनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप प्रोवाइड करते हो, दूसरे की हेल्प करते हो, अपने काम को कंप्लीट करने में जिसकी हेल्प करते हो। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम में जो सर्विसेज आप डालोगे वो कौन सी हैं? कंपोजिशन स्कीम सर्विसेज के लिए तब अवेलेबल है जो आपकी रेस्टोरेंट वाली सर्विसेज ना हो, अदर देन रेस्टोरेंट। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज को आपने कंपोजिशन स्कीम में डालना है। सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स का रेट लगेगा कंपोजिशन में, जीएसटी सर्विसेज के ऊपर जो लगेगा वो 6% लगेगा। जबकि जो नॉर्मल जीएसटी के रेट्स आपने किए हैं वो कौन सी किए हैं? 5, 12, 18 और 28%। ठीक है। अगर कंपोजिशन स्कीम वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो वो कितना जीएसटी देंगे? 6%। अब मैंने कहा टोटल 6% है, तो बताओ कितना कितना डिवाइड होगा? तीन तीन। तीन तीन। मैम तीन तीन, अगर वो इंटरस्टेट कर रहे हैं तो, अगर इंटरस्टेट तो वो पूरा 6 ही लगेगा। हाँ, अब ये जो कंपोजिशन स्कीम है इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज लगा लो वो यही है कि इसमें जो सप्लायर रजिस्टर कराएगा वो सप्लायर सिर्फ विद इन स्टेट सेल ही कर सकता है। विद इन स्टेट का मतलब इंट्रा स्टेट, यानी कि कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला। अगर कंपोजिशन सर्विस सप्लायर अपने ही स्टेट में सर्विसेज दे रहा है तो वो टोटल 6% टैक्स देगा, जिसमें 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। दूसरा, उस सर्विस प्रोवाइडर ने जिस साल का टैक्स वो दे रहा है उस साल की उसकी टोटल सर्विसेज प्रोवाइडेड 50 लाख रुपए की होनी चाहिए। ये कंडीशन है उसके लिए। सर्विस प्रोवाइडर अगर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो 6% के हिसाब से टैक्स देगा। 6 में आपको पता है 50-50 डिवाइड हो जाएगा, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। दूसरी कंडीशन, उसकी पूरे साल की सर्विस जो उसने प्रोवाइड की है वो 50 लाख की होनी चाहिए। नंबर 3, ये जब डिसाइड किया गया कि कितना परसेंट देना है और कितनी अमाउंट वाला देगा, ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 32वीं मीटिंग। उस 32nd मीटिंग में जो कि जनवरी 2019 में हुई थी उसमें ये चीज़ डिसाइड की गई थी। उसके बाद जो कंपोजिशन वाले सप्लायर्स हैं इनको पूरे साल में सिर्फ एक ही बार एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स इनका क्वार्टरली बेसिस पे होगा। आई रिपीट, कंपोजिशन सप्लायर्स को एनुअल रिटर्न तो एक बार फाइल करनी है पूरे साल की, क्योंकि हमने इनके पूरे साल के टर्नओवर की बात की है, दैट इज 50 लाख।
पूरे साल के टर्नओवर के लिए इनको एक ही बार रिटर्न फाइल करना है, लेकिन इनका टैक्स कैसे पे होगा? क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि एक साल में 4 बार। उसके बाद जितने भी रूल्स कंपोजिशन के लिए बनाए गए हैं ये आपके 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हैं। इट मीन्स कंपोजिशन स्कीम की सप्लाईज की सर्विसेज की सप्लाई 50 लाख रुपए पूरे साल की, 6% टैक्स 32nd मीटिंग में डिसाइड हुआ था। ये सब एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2019 से। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम अगर लेनी है, अभी हमने गुड्स सर्विसेज की बात की, अब बात करते हैं गुड्स की। अगर गुड्स की बात करें तो जब सर्विसेज की टर्नओवर हमने 50 लाख कही तो गुड्स की है 1.5 करोड़। सर्विसेज अगर 50 लाख तक है तो ऐसा सप्लायर कंपोजिशन में आ सकता है। अगर कोई गुड्स का सप्लायर है तो उसकी पूरे साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ होनी चाहिए, तभी वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। कंडीशनली रेस्टोरेंट्स भी इसमें आएंगे, लेकिन वो 6% वाली स्कीम में नहीं आएंगे। सर्विसेज तो रेस्टोरेंट की भी है, इनके ऊपर टैक्स का रेट अलग लगेगा। ये सारे रेट्स भी आपको कराऊंगी। अभी जो आपको सिर्फ याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपके जो सर्विसेज हैं वो आपकी 6% के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हैं। गुड्स हैं वो आपके 1.5 करोड़, सर्विसेज 50 लाख। दूसरा, जो रेस्टोरेंट अगर सर्विसेज दे रहा है वो रेस्टोरेंट अल्कोहल ना सप्लाई करता हो। अल्कोहल आपको पता है जीएसटी रेंज में हम नहीं लेके आते, तो अगर कोई रेस्टोरेंट अदर देन अल्कोहल और सारी सर्विसेज दे रहा है तो वो भी कंपोजिशन स्कीम के अंडर आ सकता है। फिर उसके बाद आपने टर्नओवर की बात की। टर्नओवर का मतलब कि आपकी वो गुड्स की टर्नओवर टोटल एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल बनेगा। सर्विसेज हैं तो 50 लाख होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल बनेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है, हमने एक पढ़ा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 11 स्टेट्स की हमने बात की थी, याद है? यस मैम, याद है। मैं स्टेट्स नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि हमने एक टर्म पढ़ी थी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब हमने कहा कि वो 11 स्टेट्स भी हमारे इंडिया का पार्ट हैं, तो उन स्टेट्स के ऊपर भी कंपोजिशन अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर, उन स्पेशल कैटेगरी के ऊपर जो कंपोजिशन की टर्नओवर की हमने लिमिट रखनी है वो ना तो 1.5 करोड़ है गुड्स के लिए और ना ही 50 लाख है सर्विसेज के लिए। इन स्टेट्स को अपने लेवल पे डिसाइड करने का अधिकार है कि आप मिनिमम कितनी सेल को या मैक्सिमम कितनी सेल्स को आप अपने कंपोजिशन में डालोगे, ये इन स्टेट्स का खुद का डिसीजन होगा। आई रिपीट, इंडिया के इन 11 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ गुड्स का 50 लाख सर्विसेज की लिमिट है, तब वो कंपोजिशन में आ सकते हैं। अगर इन 11 स्टेट्स ने भी कंपोजिशन लेवी लेनी है तो इनको अपनी टर्नओवर खुद से डिसाइड करनी होगी, और जितना ये डिसाइड करेंगे जीएसटी काउंसिल उतना ही एग्री कर देगी, क्योंकि ये स्टेट्स प्रॉपरली डेवलप्ड स्टेट्स नहीं हैं। उसके बाद अगर कोई पर्सन, आपने पैन सुना हुआ बेटा, परमानेंट अकाउंट नंबर? यस मैम। यस मैम। आपको बस अब तक इतना पता होगा कि ये टैक्स पर्पसेस के लिए काम आता है। अब यस मैम। टैक्स की हम बात कर रहे हैं, आइदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डजंट मैटर। जब हमने पैन की बात की तो एक व्यक्ति अगर उसने पैन नंबर लिया हुआ है, पैन है उसके पास, तो उस व्यक्ति की एक से ज़्यादा फॉर्म्स भी हो सकती हैं। किसी पर्सन की जिसके पास पैन है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स खोल सकता है। अब कंडीशन है कंपोजिशन की कि उस व्यक्ति की टोटल जितनी भी फॉर्म्स है, मान लो 3 फॉर्म है किसी व्यक्ति के नाम, वो तीनों अलग अलग नाम से तो रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन पैन तो एक ही है। समझ रहे हो मेरी बात? पैन एक ही है, एक ही पैन नंबर है उसके पास, परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही है, लेकिन उसने 3 फॉर्म्स खोली हुई हैं। तो अगर वो कंपोजिशन लेना चाहता है तो उसकी तीनों फॉर्म्स की टर्नओवर तब भी 1.5 करोड़ होनी चाहिए।
एक ही फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए, और अगर उसकी 1.5 करोड़ तक है, वो कंपोजिशन लेना चाहते हैं, तो वो किसी एक फॉर्म के लिए कंपोजिशन नहीं ले सकता, उसकी सारी फॉर्म्स के ऊपर कंपोजिशन अप्लाई होंगी। आई रिपीट, एक पर्सन जिसके पास पैन है, उसने अगर 3 फॉर्म्स चलाई हुई हैं तो तीनों अलग नाम से रजिस्टर्ड होंगी। अगर वो कंपोजिशन लेना चाहता है, वो कहता है मैं फर्स्ट और सेकंड के लिए कंपोजिशन लेना चाहता हूँ, थर्ड के लिए मैं कंपोजिशन लेना नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कंपोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं होगी। क्लियर? यस मैम, क्लियर। बच्चे दोबारा बताना है पॉइंट? मैम नो मैम, क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको कहा कि CGST और SGST लगेगा, ये बताओ कौन सी वाली सेल्स पे लगता था? मैम मतलब CGST और SGST कौन से वाली सेल्स पे लगाया था हमने? इंट्रास्टेट पे। इंट्रास्टेट पे। अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो उसको सिर्फ उसी राज्य में सेल करनी है, दैट इज इंट्रास्टेट सेल्स। उसके बाद मैम मतलब इंटरस्टेट पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, अगर आप इंटरस्टेट कर दोगे तो आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, फिर हम कंपोजिशन के फ़ायदा क्यों दें? एक ही राज्य में जब आप सेल कर रहे हो, वो सेल आपकी 1.5 करोड़ गुड्स सर्विसेज है तो 50 लाख होनी चाहिए। टैक्स की रेट्स मैं आपको बता दूंगी कितनी कितनी लगेंगी। ये लिमिट आपकी एक ही राज्य में होनी चाहिए। एक ही राज्य में उस व्यक्ति की वो तीनों फर्म होनी चाहिए जो कि एक ही पैन नंबर से रजिस्टर्ड है। अगर वो कंपोजिशन लेना चाहता है उन तीनों फॉर्म्स के लिए, अगर वो तीनों के लिए यस करता है तो ही कंपोजिशन ले सकता है। 3 में से 2 फॉर्म अगर वो कंपोजिशन में लेना चाहता है, एक नहीं लेना चाहता, तो उस व्यक्ति को कंपोजिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपने टैक्स की बात पढ़ी है, मैंने हमेशा आपको बताया टैक्स कौन देगा? टैक्सेबल पर्सन। जैसे हमने सप्लायर और रिसिपिएंट पढ़ा है अब तक, रिवर्स चार्ज पढ़ा था। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज का केस चला था जिसमें रिसिपिएंट ने टैक्स दिया था। तो सेम केस, अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। वो पर्सन अगर कैजुअली ट्रांजैक्शंस कर रहा है, यानी कि साल में 1 या 2 बार 3 बार कर रहा है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, हम उसको कंपोजिशन नहीं देंगे। वो पर्सन एक रेजिडेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सप्लाई करने वाला होना चाहिए, उसी को हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करेंगे, अन्य किसी व्यक्ति को हम नहीं करेंगे जो कभी कभी ट्रांजैक्शंस करता हो। उसके बाद अब कंपोजिशन स्कीम किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी? एक तो अभी बताया, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या कोई कैजुअल पर्सन है तो हम उसको नहीं देंगे। दूसरा, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है गुड्स की सर्विसेज की, हम तो भी उसको कंपोजिशन नहीं देंगे। तीसरा, जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, इसकी लिमिट हमने कितनी रखी थी? 50 लाख। इसमें आप कौन सी नहीं इंक्लूड करोगे? रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि इनकी 50 से एक्सीड कर सकती है। उसके बाद जो आपकी GST रेंज में मैंने बताया था जो चीज़ें इंक्लूड नहीं है उनके ऊपर GST लग ही नहीं रहा। जब GST नहीं लग रहा तो हम उनको कंपोजिशन भी नहीं दे सकते। आई रिपीट, जो हमने गुड्स जैसे हमारे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ATF, इनको हमने GST रेंज में ही इंक्लूड नहीं किया हुआ तो हम इनको अब कंपोजिशन भी नहीं देंगे। मैम ATF क्या? जो सेना वगैरह के लिए यूज़ होता है ना फ्यूल, वो भी नहीं लेना। ओके मैम। ATM नहीं बोला मैंने, ATF बोला है। जी, ATF का ही मतलब पूछा मैंने आपसे। जो बच्चे सेना वगैरह के लिए जो वायुयान चलते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह जो कंट्री के उसके लिए चलते हैं, उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है, एयर ट्रांसपोर्ट फ्यूल, टरबाइन फ्यूल, उनके इंजन में जो डलता है। उसके बाद किसको नहीं देनी कंपोजिशन? जो इंटर स्टेट करेंगे। अगर कोई पर्सन, हमने ECO किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, बताओ जल्दी ECO बताओ। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में आपने बताया था उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, उनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। हाँ, जो व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो सर्विसेज देते हैं, गुड्स नहीं देते। ज़्यादातर इनका जो प्राइमरी काम होता है ECO का, वो सर्विसेज देना होता है रेदर गुड्स। उसके बाद अगर कोई पर्सन
ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स प्रोवाइड करा रहा है तो भी हम उसको कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं देंगे। अगर मैम नहीं देंगे? भाई रूल है कंपोजिशन का, जीएसटी काउंसिल ने बोला हम नहीं देते हैं। मैम आपने तो बताया था ना कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव या रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है। हाँ तो टैक्स तो वो देंगे, जीएसटी में टैक्स देंगे, लेकिन कंपोजिशन स्कीम हम उनको नहीं देंगे। अच्छा मैम, सर्विस तो कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना मैम, इंटर स्टेट भी कर ऑनलाइन कर रहे हैं तो। हाँ इसीलिए नहीं देंगे। इसका आपको पीपीटी मिलेगा, टेंशन ना लो, एक आध कोई गड़बड़ हुई स्पेलिंग की तो उसको माइंड मत करना, पीपीटी दे दूंगी इसकी, उसमें बड़ा मैंने पॉइंट्स बना बना के बनाई है, वो पढ़ते ही क्लियर हो जाएगी, बुक में ना भी पढ़ो तो चल जाएगा। अच्छा लास्ट रह गया, फिर Okay, आपको ma'am. फिंगर्स पे काउंट करा देती हूँ कि किन पर्सन्स को मिलेगी कंपोजिशन और किन को नहीं मिलेगी। उसके बाद हमने ईसीओ के बाद कहना है कि जो मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम बना रहे हैं, चाहे वो उसमें कुछ भी कोकोआ वगैरह मिला रहे हैं नहीं मिला रहे, आइसक्रीम वालों को, पान मसाला वालों को, टोबैको के जो भी सब्सटीट्यूट्स होते हैं लाइक गुटखा एक्सेट्रा, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता, तो जो भी मैन्युफैक्चरर ये सब चीज़ें बना रहे हैं इनको भी हम कंपोजिशन नहीं देंगे। अब रिपीट करते हैं, हम कंपोजिशन किन को देंगे। वो पर्सन रेजिडेंट टैक्सेबल होना चाहिए, वो पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा हो तो 1.5 करोड़ तक या उससे कम होनी चाहिए, सर्विसेज दे रहा है तो 50 लाख तक या 50 लाख से कम होनी चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी टर्नओवर होनी चाहिए, एग्रीगेट लेनी है। उसके बाद वो पर्सन अपने ही स्टेट में सेल कर रहा हो, वो पर्सन अल्कोहल ना सर्व कर रहा हो, ये सब जो अडॉप्ट करेगा उसको हम कंपोजिशन दे देंगे। अब किनको कंपोजिशन नहीं देना, जो इंटर स्टेट सेल कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, जो जीएसटी रेंज में इंक्लूड नहीं है जैसे पेट्रोलियम डीजल, और अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस के सिवा बाकी सर्विस है यानी रेस्टोरेंट वाली कोई है तो उसके ऊपर अलग लगेगा। अगर 50 लाख से एक्सीड कर जाती है हम तो भी कंपोजिशन नहीं देंगे। फिर आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको, इनको भी हमने कंपोजिशन नहीं देनी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कंपोजिशन पे, यानी कुछ प्रतिबंध है। वो क्या प्रतिबंध है? एक तो अभी आपने पढ़ा वो इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता, दूसरा आपने पढ़ा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं कर सकता जैसे अमेजोन, जैसे फ्लिपकार्ट। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है वो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स से टैक्स चार्ज नहीं करेगा। आई रिपीट, कंपोजिशन स्कीम वाला सप्लायर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स से टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ऐसी स्कीम सिर्फ रिटेलर्स के लिए या स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही सक्सेसफुल है। होलसेलर्स और बिजनेस टू बिजनेस जिनके बिजनेस चलते हैं, जिनकी सप्लाईज होती है, वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएंगे। कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी भी नहीं मिलता क्योंकि वो रिसिपिएंट से टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ऐसे पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा। उसने जो टैक्स देना है वो कैसे देना है? उसकी टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जो रेट लगेगी टैक्स की। उसके बाद ऐसा पर्सन जितनी बार भी ट्रांजैक्शंस करेगा वो जब अपना बिल इशू करेगा तो उस बिल में वो बार बार कंपोजिशन वाला टैक्स चार्ज नहीं करेगा क्योंकि उसको हमने आईटीसी नहीं देनी। रिस्ट्रिक्शंस रिपीट कर रही हूँ। पहली रिस्ट्रिक्शन कि वो इंटर स्टेट सेल नहीं करेगा, दूसरी रिस्ट्रिक्शन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं करेगा, तीसरी होलसेलर के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, चौथा उसको जो टैक्स देना है उसकी टर्नओवर को टैक्स की रेट से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, लास्ट जब वो अपने बिल इशू करेगा तो एक तो उस बिल के ऊपर उसको लिखना पड़ेगा कि वो कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है, और दूसरा हर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स से वो कंपोजिशन वाला टैक्स चार्ज नहीं करेगा। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद अभी तक हमेशा आपने पढ़ा है कि रजिस्टर्ड पर्सन देता है टैक्स, अनरजिस्टर्ड टैक्स नहीं देता। अब हम बात करेंगे कि जिस पर्सन ने टैक्स देना है ऐसा पर्सन टैक्स देने के लिए लायबल है, चाहे
उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ही गुड्स क्यों ना रिसीव की हो। यानी कि कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन टैक्स पे करेगा, चाहे उसने गुड्स रिसीव किए हों, चाहे उसने सर्विसेज रिसीव किए हों, किससे, चाहे तो रजिस्टर्ड से, चाहे तो अनरजिस्टर्ड से। दूसरा, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन हमेशा अपनी सप्लाई के बिल के ऊपर मेंशन करेगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। तीसरा, जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो जहाँ पे भी अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करेगा, जैसे आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, वो एलईडी वाले बोर्ड्स आपने देखे हैं। आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो छोटे छोटे पोस्टर लगे होते हैं, बड़े पोस्टर लगे होते हैं, तो इट मीन्स वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। जहाँ पे भी वो अपने बिजनेस को डिस्प्ले करना चाहता है, ऐड देना चाहता है, तो उस पर भी उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि वो कंपोजिशन वाला टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है बच्चे, क्लियर?